अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन्स हैं और के बीच में ये न्यूट्रॉन्स हैं। कल हमने एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था। आज हम इसको इस न्यूक्लियस को फर्दर और स्टडी कर रहे हैं। अब हमारे पास ये प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। इनके बीच में ये न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इन न्यूट्रॉन्स की वजह से आप यूं समझ लें कि इनके बीच में गैप बढ़ रहा है, बट स्टिल देयर इज रिपल्सिव फोर्स। तो होना तो ये चाहिए कि इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करके इस न्यूक्लियस को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, इसको टूट जाना चाहिए, इसकी फॉर्मेशन ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, कुछ और ऐसा है यहाँ पे जिसकी वजह से जो है ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो चीज ऐड हो रही है वो एक नई फोर्स है जो यहाँ पर ऐड होती है, और उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इन प्रोटॉन्स को टाई करके रखती है, बांध के रखती है। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग प्रोटॉन्स या फॉर्मिंग न्यूक्लियस। इसको मैं सिंपल एलोकेट कर रहा हूँ एफ एन का। और जो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है उसको हम कह रहे हैं एफ आर। आर मीन्स रिपल्सिव। ठीक है। अब बेटा देखिए, ये हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए यहाँ पे ये चीज समझना थी। दो बातें कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर होगी रिपल्सिव फोर्स से तो क्या होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्मॉलर है रिपल्सिव फोर्स से तो क्या होगा। अब इमेजिन करें, if this force which binds the protons is greater than the repulsive force, तो ये न्यूक्लियस अपनी हालत पे कायम रहेगा। इसकी फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है, दिस न्यूक्लियस इज स्टेबल। बट इफ दिस रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो क्या होगा बेटा, तो ये आपके पास न्यूक्लियस जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा। और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस बेटा अपने आप को डिके करेगा, और डिके करके ये कोशिश करेगा कि ये अपने आप को स्टेबल करे। इस प्रोसेस के अंदर उसको कितनी दफा डिके करना पड़ता है ये अब डिपेंड करता है कि उसकी सीरीज क्या बनती है, मतलब वो किस किस तरह का उसके पास रिएक्शन है, ये उस पर डिपेंड करेगा। एक ही दफा डिके करके जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए। तो इसका मतलब अभी आप लोगों के लेवल पे अगर हम सोचें इसको, तो हम सिंपल ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बेटा, वो अपने आप को तोड़ेगा, डिके करेगा। ठीक है। तो जब वो डिके करेगा, ये हैवी न्यूक्लियस की टर्म्स में सोच रहे हो, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, उसको आप रेडियो एक्टिविटी कहोगे या सिंपल एक्टिविटी का नाम दो। ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर डिके या रेडियो एक्टिविटी को अगर आप सोचते हैं तो क्या बनेगा बेटा, एन अनस्टेबल न्यूक्लियस में अंडरगो डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके, एंड दिस प्रोसेस इज एन अटेम्प्ट by an unstable nucleus to become more stable. Such a decaying process may result in emission of any of these following particles: alpha particles,
अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, सबको याद होगा ये बीटा पार्टिकल्स है और साथ में गैमा रेडिएशन है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस डिकेज टू बिकम मोर स्टेबल बाय इमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर डिके, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये आपके पास सिंपल इसका कॉन्सेप्ट बनता है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा बेटा, ठीक है? अच्छा, तो अब हमारे पास जब ये न्यूक्लियर डिके हुआ तो ये याद रखने का पॉइंट है कि जो रेडियो एक्टिव डिके है, रेडियो एक्टिव डिके बेटा स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम होता है। अब ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर रेडॉन का एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो आप देखें, इसकी जो डिसइंटीग्रेशन है, इसकी जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये टाइम है और ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी और ये टाइम। तो इसका शेप बिल्कुल एक जैसा है। फर्ज करते हैं ये टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर है, फर्ज करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। तो एट बोथ द टेम्परेचर्स आर डिफरेंट बट द डिके इज टेकिंग प्लेस विद द सेम पैटर्न। तो इससे पता लगा कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो इस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज डिफाइन होती है स्पॉन्टेनियस से। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड आपके पास जब आएगा तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा कि रेडियो एक्टिव डिके इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे किसी भी चीज पे ये डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को स्पॉन्टेनियस नेचर कहते हैं। एट द सेम टाइम इन ग्राफ्स के अंदर अगर आप इस तरह की फ्लक्चुएशंस आपको नजर आ रही है, तो ये ग्राफ में जो ये फ्लक्चुएशंस नजर आ रही हैं, ये फ्लक्चुएशंस हैं, शो करती हैं रैंडम नेचर को। अब बेटा रैंडम नेचर का क्या मतलब होगा? रैंडम नेचर का मतलब होगा विच ऑफ द न्यूक्लियाई, हाउ मेनी न्यूक्लियाई, एंड व्हेन द न्यूक्लियाई विल डिके, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट। कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा, कितने डिके करेंगे और कब डिके करेंगे, तो वन कैन नॉट प्रिडिक्ट। दिस इज कॉल्ड रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो वन कैन नॉट प्रिडिक्ट when and which nuclei will decay. This is called random nature of the nuclear decay. तो ये बेटा जब भी न्यूक्लियर डिके होगा तो वो स्पॉन्टेनियस और रैंडम होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बात क्लियर है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? अब बेटा जैसे आपने ओ लेवल्स में सोचा था कि आपके पास अल्फा बीटा गैमा तीन रेडिएशन एमिट आउट हो रही है। अब आपको उन तीनों की, जैसे ओ लेवल्स में आप लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी, यहाँ पर भी वही बेसिक प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी, शायद हो सकता है याद भी करनी पड़ जाए। तो ये आपके पास बेटा पहला पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बाय नेचर क्या चीज है बेटा? इट्स अ हाई स्पीड पार्टिकल और ये हीलियम न्यूक्लियस है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये हीलियम न्यूक्लियस है।
और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा आपके पास बीटा पार्टिकल है। ये नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, और बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्टिकल्स हो सकते हैं बीटा के। ये मैं आपको बीटा डिके पढ़ाऊंगा, वहां पे हम इसको फिर सोचेंगे। अब बीटा होता क्या है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेटा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये एंटी मैटर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये आपके पास पॉजिट्रॉन जो है, ये भी हो सकता है एक रिएक्शन में, या फिर आपको बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है। अब बेटा जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियस है, और वो जो है हैवी है। हीलियम का मास आपको पता है क्या बनेगा, 4U बनेगा। ठीक है ना। हीलियम आपके पास H, जो हीलियम है ये बनेगा हीलियम 4N2। और कल मैंने आपको मास, इस न्यूक्लियॉन नंबर से मास फाइंड करना बताया था। तो मास होगा इसका 4U, और इस पे प्रोटॉन कितने, 2 है, तो इसका चार्ज होगा 2 प्रोटॉन्स के इक्वल। और जो बीटा पार्टिकल है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होगा। अब बीटा पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका मास कितना होगा, 9.11 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। ठीक है। तो ये बात आप जहन में रखें कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो जो ये मैटर है और ये एंटी मैटर है, ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ, आपने फर्क याद रखना है, इस पर नेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसका मास 9.11 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम है। ये डेटा शीट में होगा। पॉजिट्रॉन का मास भी यही होगा, इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। The charge on electron is -1.6 into 10⁻−19 coulomb, and the charge on positron would be +1.6 into 10⁻−19 coulomb. Only the polarity of the charge is different, but magnitude of charge and the mass, whether it's positron or it's electron, they've got same magnitude of charge and mass. तो यही मैटर और एंटी मैटर का बेसिक आप लोगों के लेवल पे डिफरेंस भी यही होगा। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस, और इसका मास 4U होगा, इस पे चार्ज 2E होगा। बीटा पार्टिकल्स जो है वो आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, उस वक्त फिर देखेंगे। इसके अलावा हाई स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके पास आ रही हैं, जो बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ की होंगी। उनका कोई मास नहीं होता, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बेटा नेचर का क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बीटा पार्टिकल, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल, गैमा रेडिएशंस, ये आपके पास आता है। तो दूसरे नंबर पे हमारे सिलेबस में आयनाइजिंग पावर की बात की जाती है। तो अल्फा पार्टिकल जो है उनकी हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर है, ये हमने ओ लेवल्स में पढ़ा है। दैट इज व्हाई दे हैव लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। क्योंकि जब ये आयनाइज करती है तो ये क्या कर रही होती है, ये जाके इलेक्ट्रॉन को किक कर रही होती है, उसको इलेक्ट्रॉन को हिट करती है, उसको अपने जो शेल है उसको ऑर्बिट में से बाहर निकालती है। तो ये जो उनका इलेक्ट्रॉन को किक आउट करने का प्रोसेस है, इसको आयनाइजेशन कहते हैं। और इस पे उसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर लो होती है। हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर का क्या रीजन है, क्योंकि ये बल्कि है, इसका ये हैवियर है, इसके कोलिजन इसलिए ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, इसका मास ज्यादा है इसलिए इसके कोलिजन ज्यादा होते हैं। और इसकी लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है क्योंकि ये ज्यादा टकराता है, ये अपनी एनर्जी जल्दी गिव अप करता है, इस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर लो। जबकि बीटा पार्टिकल्स को सोचें तो उनकी आयनाइजिंग पावर जो है वो इन बिटवीन होती है। ठीक है। अगर आप अल्फा की देखें तो 10⁻4 आइंस पेयर्स पर मिलीमीटर ऑफ एयर, यानी 1 मिलीमीटर ऑफ एयर के अंदर ये 10⁻4 जो है आइंस के पेयर प्रोड्यूस करता है। जबकि जो ये आपके पास बीटा है, ये 10⁻2 आइंस पेयर्स जो है पर मिलीमीटर ऑफ एयर प्रोड्यूस करता है। ये अल्फा से वीकर है, लेकिन ये गैमा से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है। और इनकी
पेनिट्रेटिंग पावर भी जो है वो काफी रीजनेबल होती है, और इनको हम एल्युमिनियम शीट से जो है स्टॉप कर सकते हैं बीटा पार्टिकल्स को, या एयर के अंदर ये फ्यू मीटर ट्रेवल कर लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स कैन ट्रेवल फ्यू सेंटीमीटर, 1 और 2 सेंटीमीटर, 1 to 10 सेंटीमीटर चले, और बल्कि 5 to 6 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, या 10⁻⁻² का एल्युमिनियम का शीट इनको स्टॉप कर लेगा। कार्ड शीट भी स्टॉप कर लेता है बेटा। ठीक है, ये फ्यू मीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर कह ले, ये 2 से 1 मीटर के दरमियान जो है एयर में ट्रेवल करते हैं। और ये जो आपके पास गैमा रेडिएशंस हैं, इनकी वीकेस्ट आयोनाइजिंग पावर होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये A2 में आपको इंटरेक्शन पढ़ाई जाएंगी। तो ये 1 आयन पेयर पर मिलीमीटर ऑफ एयर ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके पास जो रेडिएशन है गैमा, ये क्या करती है, ये अल्फा पार्टिकल तो आता है, हिट करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो गैमा रेडिएशंस होती हैं ये क्या करती हैं बेटा, ये आपके पास अल्फा, ये इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती हैं। यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल, अगर ये गैमा आ रहा है, इसको एनर्जी देती हैं, और ये एनर्जी लेकर बाहर भाग जाता है। और ये आपने A2 के अंदर जाके पढ़ना है, ये कैसे जाता है, क्या होता है। अभी सिंपल आपको ये इसको इस तरह से ध्यान में रखना। तो ये इनकी पेनिट्रेटिंग और आपके पास आयनाइजिंग पावर का कंपैरिजन हो गया। तो हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होगी गैमा रेडिएशंस की। ठीक है, ये लेड या कंक्रीट इसको क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन 100% फिर भी वो नहीं रोक पाता, बहुत थिक लेयर चाहिए होती है। ठीक है, तो मोशन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों देखें। अगर आप ओ लेवल्स रिकॉल करें, व्हेन एवर अ चार्ज एंटर्स इनटू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स लगती थी। तो अगर अल्फा पार्टिकल को सोचें, इट्स पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये जो बीटा पार्टिकल है, यानी ये आपके पास ये भी डिफ्लेक्ट होगा, इस पे भी चार्ज है। गैमा पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और जो आपके पास स्पीड है, ये 0.1 c, यानी 10% ऑफ सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपके पास 0.1 c यानी 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है अल्फा की। और ये 0.9 c यानी 90% टू 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है बीटा की। और सी है बेटा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, विच इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये गैमा रेडिएशंस की आई। तो इस पे मैंने थोड़ा सा स्पीडी काम किया, क्योंकि ये सारा काम आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है। इनकी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज वगैरह ये आपने याद भी की हुई है, इन पे आपने काम किया हुआ है। तो इसमें हमें एज सच इस पे टाइम की उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमें जो काम करना है, वो हमें ये सोचना है। एक मिनट बेटा। यस, अब बेटा हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस को सोचना है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में किस तरह से काम होता है ये हमें सोचना है। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा कंजर्व करेगा बेटा कुछ चीजों को। कंजर्वेशन उसकी किस किस चीज की होगी, तो सबसे पहली कंजर्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी की होगी। अब मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, E = Δ mc²। इसमें डेल्टा एम, अगर आप अगेन ओ लेवल्स को रिकॉल करें, दैट वाज द मास डेफिसिट या मास डिफेक्ट। ठीक है, और E जितना ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब मास डिफेक्ट होता क्या था, मास डिफेक्ट बेटा ये होता था कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में सम ऑफ मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड्स माइनस सम ऑफ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइड्स, दैट गिव्स यू मास डिफेक्ट। ठीक है, ये आपके पास जो है, जैसे अगर मैं यहाँ एग्जांपल कोट करूं, तो यहाँ पर ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, इनका मास आप सम करें, और यहाँ पर ये डॉटर न्यूक्लियाइड्स हैं, इनका मास सम करें। इनके मास में जो डिफरेंस आएगा वो मास डिफेक्ट कराएगा। और जितना ज्यादा
मास का डिफरेंस आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी प्लस मास, यानी इसको आप यूं सोचें कि नाइट्रोजन और हीलियम का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे एनर्जी लिखी जाएगी। तो जो मास डिफेक्ट आया वो इस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो पहला लॉ आपने, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, ये आई होप क्लियर हो गया। तो जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट आएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो हमेशा आपको याद रखना है, अच्छा ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है कि पेरेंट का मास हमेशा डॉटर के मास से ज्यादा होता है। इसलिए आपने यहाँ पर बैलेंस करने के लिए एनर्जी को डॉटर के साथ लिखा है, ताकि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो अगर फर्ज करते हैं बेटा डॉटर्स का, यहाँ पे पेरेंट का मास है 12 ग्राम और डॉटर्स का मास है 11.9 ग्राम। तो बेटा 0.1 ग्राम मास जो था वो कम हो गया। अब ये जो 0.1 ग्राम मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब यहाँ लिखा जाएगा तो इस इक्वेशन में ये पेरेंट आ गए, ये डॉटर आ गए। अब 0.1 ग्राम जो मास डिफेक्ट है उसकी वजह से जो एनर्जी बनेगी उसको यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें पेरेंट न्यूक्लियाई का मास हमेशा डॉटर न्यूक्लियाई से क्या होगा, ज्यादा होगा। और वो जो मास का डिफरेंस आएगा, दैट मास डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट, व्हाटएवर। आसान समझ में आ गई है बात? अब बेटा सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको पता है यूनिवर्स में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो आपके पास मोमेंटम बिफोर डिके एंड मोमेंटम आफ्टर डिके, ये हमेशा बेटा कंजर्व होंगे। मोमेंटम ये यूनिवर्सल लॉ है, ये आप लोगों को आइडिया है इसका। उसके बाद फिर है बेटा तीसरा, न्यूक्लियॉन नंबर्स, सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स जो है वो कंजर्व होते हैं, यानी मास नंबर जो है वो कंजर्व होते हैं। अब देखो इसको इसका मतलब क्या, आप जरा गौर करना। ये पेरेंट्स हैं, ये डॉटर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं केमिस्ट्री की टर्म में। फिजिक्स की टर्म में ये पेरेंट हैं और ये डॉटर है। ये आपको पता है ये न्यूक्लियॉन नंबर है। तो सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर बिफोर डिके, दैट इज ए प्लस सी, should always be equal to sum of nucleon number after the decay. दिस इज प्रिंसिपल, ये रूल है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई के सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स जो हैं वो हमेशा बराबर होंगे। दूसरा रूल क्या है बेटा, सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर, जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो क्या है, सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर, सॉरी सम ऑफ प्रोटॉन नंबर बिफोर, मतलब पेरेंट्स का, और सम ऑफ प्रोटॉन नंबर डॉटर्स का, यानी डिके से पहले और डिके के बाद आपके पास प्रोटॉन नंबर का सम की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। द सम विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर बिफोर डिके शुड बी इक्वल टू सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर आफ्टर डिके। सेम वे सम ऑफ प्रोटॉन नंबर बिफोर डिके शुड बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन नंबर आफ्टर डिके। कितने लॉज हो गए? बेसिक 4 लॉज जो है वो आपके अकॉर्डिंगली सिलेबस के 4 बातें आपने हमेशा याद रखनी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी, मास प्लस एनर्जी कंजर्व होगा, न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व होगा, यानी सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स बिफोर डिके एंड सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स आफ्टर डिके वुड रिमेन सेम, एंड सम ऑफ प्रोटॉन नंबर बिफोर डिके एंड सम ऑफ प्रोटॉन नंबर आफ्टर डिके वुड रिमेन सेम। ये आपके पास बेटा 4 लॉज हैं, 4 रूल्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखें तो सिंगल कभी भी किसी एक सिंगल के कंजर्व नहीं होते, यहाँ पे लिखा हुआ था। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंडिविजुअल एटम कभी भी कंजर्व नहीं होंगे। प्रोटॉन नंबर टोटल यानी सम, ये कंजर्व होता है। न्यूक्लियॉन नंबर टोटल, ये कंजर्व होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
इंडिविजुअल एटम के कभी भी कंजर्व नहीं होंगे। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है बेटा, जितना चार्ज पहले होगा उतना चार्ज बाद में होगा, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अब बेटा ये जैसे है आपके पास, इसको, ये इक्वेशन लिखी हुई है, हम इक्वेशंस पे ही चलते हैं। इस इक्वेशन को देखें, सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर बिफोर डिके, इट्स 9 + 4 13, एंड सम, ये आ गया 12 + 1 13, न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व हो गया। नाउ द प्रोटॉन नंबर 4 + 2 इट्स 6, एंड नाउ 6 + 0 इट्स 6, न्यूक्लियॉन नंबर भी कंजर्व हो रहा है और प्रोटॉन नंबर भी कंजर्व हो रहा है। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को आप चेक करेंगे, ये हमेशा बेटा उसका चेक होता है, ये हमेशा कंजर्व होता है। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मुझे याद नहीं है, अब आप लोगों को ओ लेवल्स में का याद है या नहीं, मैं एक छोटा सा काम पहले बता दूं आपको। अगर फर्स्ट करते हैं हमारे पास ये एक न्यूक्लियस एक्स है, ए एंड जी, ये अगर अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है, और ये आपके पास अल्फा इमिट आउट हो रहा है। दिस इज अल्फा इज 4 2, एक अल्फा पार्टिकल इमिट आउट हो रहा है। ठीक है, अब बेटा इसका न्यूक्लियॉन नंबर ए है और इसका न्यूक्लियॉन नंबर बी है। तो अगर आप याद करें, हम ओ लेवल्स में कहते थे बिफोर डिके द न्यूक्लियॉन नंबर इज ए एंड आफ्टर डिके A + 4। अब हमारे पास ए इज नॉट नोन, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती थी, A - 4। तो हम ओ लेवल्स में कहते थे यहाँ पे जो डॉटर होगा वो A - 4 होगा। ऐसे ही बेटा आप प्रोटॉन नंबर्स को सोचें, तो बिफोर डिके इट्स जी एंड आफ्टर डिके B + 2। अब बी को फाइंड करें तो ये क्या बनेगा, Z - 2। तो दिस इज Z - 2। फॉर सपोज अगर हमारे पास x 100 और ये 50 है, और ये एक बीटा डिके करके y बनता है, सॉरी अल्फा डिके करके y बनता है, तो बेटा 100 में से कितने माइनस हो गए, 4, तो ये आ गया 96, और 50 में से 2 माइनस किए तो ये 48 आ गया। ऐसे ही होता था, हम ओ लेवल्स में हमने काम किया वही। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा है कि अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल is uranium-238. The nuclear reaction for the emission of alpha particle is represented by this equation. State the values of W, X, Y and Z. अब बेटा ये इक्वेशन है, बहुत आसान, हमारे पास काम है ये, बहुत सिंपल। अब बेटा ये अल्फा है, अब ये अल्फा है, तो आपको पता है कि अल्फा इज 4 and 2, तो इसका मतलब Y की वैल्यू बन गई 4 और Z की वैल्यू बन गई 2 अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब बेटा आपके पास यहाँ पर जो W होगा वो क्या बनेगा बेटा, 238 - 4, तो ये बन गया 234। और X क्या बनेगा बेटा, 92 - 2 90। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें सही है बेटा। ऐसे ही बेटा आपके पास दूसरा ओ लेवल्स में एक डिके आपको पढ़ाया जाता था। अभी फिलहाल तो मैं नेगेटिव पे ही बात करूंगा, पॉजिटिव डिके की बात नहीं करूंगा। अगर ये मेरे पास डॉटर है ए एंड जी, अब ये सॉरी ये पेरेंट है एक्स, ए एंड जी, इससे डॉटर वाई बन रहा है, और पार्टिकल इमिट आउट हो रहा है बीटा, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ।
तो बीटा का न्यूक्लियॉन नंबर क्या है, मास नंबर 0, चार्ज नंबर क्या है -1। मैं बीटा नेगेटिव की फिलहाल बात कर रहा हूँ। तो बेटा आपके पास यहाँ पर ये जो ए है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप देखो बिफोर डिके जो है इट्स ए, एंड आफ्टर डिके अगर फर्ज करते हैं इसको मैं कह देता हूँ, इसको हम कह देते हैं पी। तो दिस इज ए इज इक्वल्स टू पी प्लस 0। तो P इज इक्वल्स टू ए, तो दिस P इज एक्चुअली ए। और अगर Z को सोचें तो बिफोर डिके इट्स Z, इसको कह देते हैं, फर्स्ट करते हैं Q। तो Z इज इक्वल्स टू Q -1। तो Q की वैल्यू क्या बनेगी, Z प्लस 1 इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो जब भी बीटा डिके होता है तो आपके पास A एंड Z, यहाँ पे Y A Z प्लस 1 हो गया, और अब यहाँ पे आपके पास बीटा और ये -1 आ गया। ठीक है, अब ये बीटा डिके है बेटा। अब ये याद रखिएगा, ये पेरेंट है, ये डॉटर है। डॉटर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन पेरेंट। अब इस क्वेश्चन को सोचें, बीटा सोर्स है, बीटा पार्टिकल इमिट कर रहे हैं, और ये बीटा नेगेटिव है। ठीक है, जब तक वो बताएगा नहीं कि बीटा पॉजिटिव है तब तक आपने पॉजिटिव नहीं सोचना। अगर वो बीटा डिके की बात कर रहा है, इट्स अंडरस्टूड इट्स नेगेटिव। तो बीटा पे अभी मैंने बताया, बीटा पे क्या बनेगा बेटा, 0 -1। इसका मतलब C इज 0 एंड D इज -1। ए कितना आ जाएगा, ए आपके पास 32 आ जाएगा, और बी कितना होगा बेटा, 15 प्लस 1 यानी 16। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इनके रिएक्शंस में, जो न्यूक्लियर डिके का रिएक्शन है इसमें किस तरह से ये नंबर्स कैलकुलेट होते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। और आपको ये भी क्लियर हो गया है कि न्यूक्लियर डिके में अल्फा बीटा और गैमा का तो खैर आपको याद होना चाहिए कि अगर गैमा डिके है एक्स ए एंड जी, तो गैमा चार्ज भी 0, मास भी 0, तो दिस इज वाई ए एंड जी। बट डॉटर इज मोर स्टेबल, गैमा के बाद डॉटर इज मोर स्टेबल, वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। डॉटर हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल करने के लिए इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो अब हम यहाँ से ये क्वेश्चन है कि हमारे पास इन द डिके ऑफ polonium 210 in the decay of nucleus of polonium 210 an alpha particle is emitted with the energy of 5.3 mega electron volt. Yani when a single alpha is emitted, along with that 5.3 mega electron volt energy is also emitted. ठीक है, तो वन अल्फा पार्टिकल इमिट्स 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, इसमें बेटा उसने आपसे ए और बी की वैल्यूज पूछी हैं, अल्फा 4 और 2 होता है। तो 210 में से हमने 4 माइनस किया, ये 206 आ गया। 84 में से 2 माइनस किया तो ये 82 आ गया। ये आसान काम है। तो नेम ऑफ द पार्टिकल्स, जो इसमें अल्फा पार्टिकल के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे, तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं अल्फा के अंदर। ठीक है ना, और बेटा आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे 84, ये प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन नंबर है ना बेटा। तो स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन टू अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो वो मोशन में होता है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन ये है, जिस वजह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो ये पार्ट है। क्वेश्चन ये है कि अ सैंपल ऑफ पोलोनियम 210 emits 7.1 into 10 power 18 alpha particles in one day. Calculate the mean power output from the energy of the alpha particles. यानी एक दिन में
इतने पार्टिकल्स इमिट आउट हो रहे हैं, आपको पावर फाइंड करनी है। अब बेटा जब भी इस तरह के डिके के अंदर पावर निकालते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पावर इज इक्वल टू, आपको पता है पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो इन वन डे या इन वन रिएक्शन जो भी आपको उसने टर्म्स यूज किए हैं, उसकी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यू गेट द पावर आउटपुट, जो भी उसका मीन पावर है वो आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं। अब बेटा अगर एक रिएक्शन है तो एक रिएक्शन से एक अल्फा पार्टिकल इमिट आउट हुआ, तो अगर एन रिएक्शन होंगे तो एन अल्फा पार्टिकल जो है इमिट आउट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो इमिट आउट हो रहे हैं वो एन है, और एक पार्टिकल से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ई है। ठीक है ना, तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक सिंगल एनर्जी रिलीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी रिलीज आ जाएगी। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से तो आपके पास पावर आउटपुट बन जाएगा। तो अब हमने बेटा यहाँ पर सोचा, देखें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक पार्टिकल से एनर्जी ई रिलीज हो रही है, एन पार्टिकल से टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो टोटल एनर्जी इज एन इंटू ई। ये हमारे पास बेटा इसकी रेशियो बन गई। यहाँ पर एनर्जी ई टी की जगह हमने एन ई अपॉन टी रख दिया। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब बेटा आपके पास टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये आपको फाइंड करना है। अब पहले तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स बनाएंगे, तो 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितने जूल्स बनेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स बनाएगा। तो 5.3 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ई बनाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने एक रिएक्शन की एनर्जी फाइंड कर ली। ये एक अल्फा पार्टिकल जब इमिट आउट हो रहा है उस वक्त आपके पास एनर्जी आ गई। अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास हैं 7.1 इंटू 10 पावर 18। तो उसको आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पुट किया। एक पार्टिकल के इमेजन से जो जूल्स में एनर्जी आ रही है इन वन डे, एक दिन है, एक दिन में 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड्स, इसको जब आपने डिवाइड किया यू गेट 69 वॉट्स पावर ड्यू टू दीज रिएक्शंस। ये आपके पास पावर की कैलकुलेशन न्यूक्लियर रिएक्शन में इस तरह से होती है जब आपके पास पार्टिकल्स इमिट आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसको मैं यही एंड कर लूं। अब मैं कल आपको लास्ट इसका टॉपिक है पार्टिकल्स का वो समझा दूंगा। उसके बाद आपकी ये न्यूक्लियर फिजिक्स भी एंड हो जाएगी, यानी कल आपका सिलेबस इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर लेंगे। तो कल हम जो है इंशाल्लाह फिर इस पे जो है पार्टिकल्स पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर आप जो है इसको देखेंगे। भाई ये एनर्जी रिलीज हो रही है एक पार्टिकल से, उस एनर्जी को आपने टोटल टाइम पे डिवाइड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। एक पार्टिकल से 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई एक रिएक्शन में। एक दफा अल्फा पार्टिकल जब इमिट हुआ 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आपके पास 8.4 इंटू 10 पावर -13 जूल्स की एनर्जी रिलीज हुई। टोटल एक दिन में 7.1 इंटू 10 पावर 18 पार्टिकल्स इमिट आउट हुए। तो इस एक पार्टिकल की एनर्जी को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल